हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स जो कवर करने हैं, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, फिर एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फिर एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, और लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। You have learned about human reproductive system and its functions. Let's discuss a closely related topic, that is reproductive health. Simply अगर इस टर्म को समझा जाए तो reproductive health का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि healthy reproductive organs with normal function, कि आप जो reproductive organs हैं वो healthy हों और वो अपना function जो है, जो उनका काम है वो normally कर रहे हों. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. जो emotional और social aspects हैं एक person के, वो भी reproductive health में include किए जाते हैं. According to WHO, reproductive health क्या है? Reproductive health means a total well-being in an aspect of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. यानी कि फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली एक इंसान अगर बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, तभी उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम अच्छा कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी बढ़िया है. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. जिनमें ये चारों चीज़ें एकदम प्रॉपर हैं, नॉर्मली फंक्शन कर रही हैं, बढ़िया हैं, उन्हीं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज़ क्या हैं. India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at national level to attain the total reproductive health as a social goal. इंडिया जो था उन फर्स्ट कंट्रीज़ में था जिन्होंने एक्शन प्लान्स इनिशिएट किए थे ताकि एक टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेशनल लेवल पर सही की जा सके. दिस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग. जो प्रोग्राम था उसका नाम फैमिली प्लानिंग किया और इनिशिएट किया गया था इन 1951 एंड वर periodically assisted over the past decades. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently operating under the popular name reproductive and child health care programs. और कुछ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स जो अब करंटली ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से एक पॉपुलर नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज़ RCH प्रोग्राम. ये करता क्या है? अवेयरनेस फैलाता है अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स. अवेयरनेस फैलानी लोगों के अमंग कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जो है वो मेकअप हो सके. With the help of audio visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness. प्रिंट मीडिया है, गवर्नमेंटल और जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई है among the people about reproduction related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have major role in dissemination of above information, including the sex education in school should also be encouraged to provide the right information to the young so as to discontinue children from believing in myths. टीचर्स और पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स, इन सब ने भी काफ़ी मेजर रोल किया
निभाया है इस चीज़ में। और इंट्रोडक्शन देनी चाहिए सेक्स एजुकेशन की स्कूल्स में, ताकि बच्चों को एकदम राइट इन्फॉर्मेशन मिले और वो इधर उधर के मिथ्स छोड़ के और मिसकंसेप्शंस को छोड़ के एक प्रॉपर नॉलेज ले सकें। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would help people. तो ये उन टीनेजर्स को उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस में जो चेंजेस होते हैं, इन सब को समझने में इस चीज़ से हेल्प हो सकती है। एडुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप्स, एजुकेट करना चाहिए फर्टाइल कपल्स को और जो मैरिजेबल एज में लोग हैं उनको, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेगनेंसी मदर, पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी है एंड द चाइल्ड, मदर की पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी है और बच्चे की कैसे करनी है, इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of desired size, कि जो डिज़ायर्ड साइज़ की उनको फैमिली चाहिए है वो उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो तभी वो ले सकेंगे। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, social evils like sex abuse and sex related crimes etc. needed to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them, and thereby making up a socially responsible and healthy society. तो जो भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, सेक्स अब्यूज़ है, उन सब के प्रति जो है लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है, ताकि हम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी बना सकें। सक्सेसफुली implementation of various action plans to attain reproductive health requires a strong infrastructure, facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide a medical assistance, care of people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, medical menstruation problem, infertility, etc. जो अलग अलग हम प्लान्स कर रहे हैं, अलग अलग प्लान्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़िया करने के लिए, तो ये एसेंशियल है ताकि एक अच्छी केयर प्रोवाइड की जाए प्रेगनेंसी में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फिनिश किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। ऐसी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है, नई नई स्ट्रेटजीज़ बननी चाहिए ताकि अच्छे से केयर और असिस्ट किया जाए लोगों को कि किस तरीके से उन्हें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। इंडिया में जो है वो बैन कर दिया हुआ है एमिनियोसेंटेसिस को, क्योंकि होता क्या था इसमें, इन एमिनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमिनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलप्ड फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स dissolved substances. This procedure is used to test the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. अब होता क्या था इस टेस्ट में कि जब एक फीटस होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फीटस, तो उसके अराउंड जो होता है एमिनियन सैक होता है और उस एमिनियन सैक में भरा होता है एमिनियन फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। जो ये फ्लूइड होता है ये फीटस को जर्क वगैरह से बचाता है, प्रोटेक्शन एक टाइप की प्रोवाइड करता है कि जर्क वगैरह से बचाता है। तो एमनियोसेंटेसिस के दौरान कुछ थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है फीटस का लिया जाता है
और टेस्ट किया जाता है फीटल सेल्स को। उनके अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको चेक किया जाता है ताकि पता लगे कि फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया या सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, ताकि पता लगे सर्वाइबिलिटी कितनी है फीटस की। और इसके साथ साथ डिटर्मिनेशन भी हो जाती थी कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। तो इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाती थी। तो होता क्या था, फीमेल फीटसाइड्स जो है उन्हें किल कर दिया जाता था। जब पता लगता था कि जो फीटस है वो फीमेल है तो उसे मार दिया जाता था। इस वजह से एमनियोसेंटेसिस जो है उसे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया गया इंडिया में। Research on various reproduction related areas are encouraged and are supported by governmental and non-governmental agencies to find new methods or to improve upon the existing ones. रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ जो हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के थ्रू, ताकि और से अच्छे आगे मेथड्स जो हैं वो क्रिएट करे जाएं। सहेली जो है एक न्यू oral contraceptive है for females which was developed by scientists at CDRI Central Drug Research Institute लखनऊ में है ये। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी development and all-round development in various fields significantly improved the quality of life of people. However, increased health facilities along with better living conditions had explosively impact on the growth of population. The world population was around 2 billion था and rocked about 6 billion in 2000. 2000 में आते आते 6 बिलियन तक पॉपुलेशन बढ़ गई। 2011 में देखा जाए तो 7.2 बिलियन बन गई। A similar trend was observed in India too. Our independence reached close to the billion mark at the time of independence। जो पॉपुलेशन इंडिया की थी वो भी बिलियंस तक पहुंच गई थी और and has crossed 1.2 billion in May 2011। 2011 में जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो 1.2 बिलियन तक पहुंच गई थी। रैपिड, अब ये क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है? अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट विच इज़ MMR और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सब क्या हो गया, ये काफ़ी डिक्रीज़ हो गया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है मदर की डेथ हो जानी आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि इन्फेंट जो है बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी डेथ हो जाना। ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़मेंट आ गई क्योंकि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी इंक्रीज़मेंट आ गई थी। प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलप हो गए थे, जो डिलीवरीज होती थी वो हॉस्पिटल्स में होनी शुरू हो गई थी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़मेंट आ गई मदर की मोर्टिलिटी रेट में और इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट में। एज वेल एज देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज एंड आर प्रॉबेबली रीज़न फॉर दिस। अब पहले तो बच्चे होता ही बच्चा अगर मर जाए तो वो तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। अब अगर बच्चा बच जाता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर रिप्रोडक्टिव एज तक भी पहुंच जाएगा। तो इस वजह से भी जो है पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो कर रही है। दो आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH program, according to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, a rate at which our population could increase rapidly। जितना रेट कैलकुलेट करके बताया गया था कि इस रेट तक जब पॉपुलेशन पहुंच जाएगी उसके बाद एक रैपिड इंक्रीज़ आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ में। 2011 में उस कैलकुलेटेड रेट से सिर्फ 2% ही वो
कम रह चुका था कि बस 2% ही कम रह गया, उसके बाद जो है रैपिड इंक्रीज हो जाएगी. Such an alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even basic requirement, that is food, shelter, clothing, in spite of significant processes made in those area. अब स्कारसिटी तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, जगह तो उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्कारसिटी हो सकती है फूड की, घर की, कपड़ों की, इन सब चीज़ों की. Therefore, the government was forced to take up a serious measure to check this population growth rate. तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इसको सही करने के, इसको कंट्रोल करने के. The most important step to come over this problem is to motivate smaller families. क्या क्या इनिशिएटिव लिए उन्होंने? स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कि बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके छोटी फैमिली कैसे रखें उसके बारे में. You might have seen the advertisements in the media showing a happy couple with 2 children. स्लोगन्स उन्होंने बनाए, हम दो हमारे दो, उनको एडवर्टाइज़ किया काफ़ी. Many couples, mostly the young, urban working ones, even adopted and one child norm. जो काफ़ी वर्किंग अर्बन कपल्स थे, ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने वन चाइल्ड का ही नॉर्म अपना लिया कि एक ही बेबी रहेगा. Statutory raising the marriageable age for female to 18 years and that of male in 21 years. इस एज तक मेंटली भी जो होता है डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है, तो उन्होंने क्या किया, एज रेज कर दी फीमेल्स की 18 तक और मेल्स की 21 तक की, यही मैरिजेबल एजेस हैं. And incentives were given to the couples with small families, or two of the other measures were taken to tackle this problem. incentives दिए जाते थे उन्हें जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके छोटी फैमिलीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट जो थी incentives प्रोवाइड करती थी. Let's just describe some of the common used contraceptive methods जो कि प्रिवेंट करेगी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. An ideal contraceptive should be. अब एक कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, एंड इट शुड नो एंड ऑल्सो इट शुड no way interfere in the sexual drive, desire and sexual act of the user. इंटरफेयर नहीं ना करे वो कोई भी सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर के बीच में. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped in the following categories. अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं? पहला हो गया नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते थे. बैरियर्स, देन IUDs, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, oral contraceptives, टैबलेट्स और पिल्स वगैरह, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स. सबसे पहले आ जाता है नेचुरल मेथड. द नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग ओवम एंड द स्पर्म. स्पर्म और ओवम को मीट ही नहीं करने देते थे, तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. पीरियोडिक एब्सटेनेंस. As in one such method, couple avoid करते थे from coitus from 10 to 17 days of menstrual cycle. क्योंकि इस दौरान 10 to 17 days of menstrual cycle में coitus जो था वो अवॉइड किया जाता था, क्योंकि ये ओव्यूलेशन का टाइम होता था. and chances of fertilization are very high ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन का जो चांस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता था और इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं. देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड conception could be prevented.
द प्रेगनेंसी जो थी वो प्रिवेंट की जा सकती थी इस मेथड से। विड्रॉवल ऑफ कोइटस withdrawal or coitus interruptions is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation. Ejaculation से पहले ही जो पेनिस था वो विड्रॉ कर लिया जाता था वजाइना से, सो टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। ये सेकंड मेथड आ गया। उसके बाद आता है लैक्रेशन एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मैंसुरेशन। जब मैंसुरेशन जो होती है वो नहीं हो रही होती तब का पीरियड होता है ये। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्रेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद यानी कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के बाद कुछ टाइम के लिए जो साइकिल है वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और जो ओवुलेशन है वो नहीं हो रहा होता है, इसलिए ये टाइम जो है इस टाइम में कंसेप्शन नहीं हो सकती है। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, the chances of conception are mostly nil. जब तक जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग है तब तक भी कंसेप्शन के चांसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होते हैं। However, this method has been reported to be effective only up to the maximum period of 6 months. 6 महीने तक ये मेथड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड 6 महीने तक ये मेथड जो है काम तक आता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड, तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, बट चांसेस ऑफ फेलियर काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है बट चांसेस ऑफ फेलियर इस मेथड के काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड मेथड आ जाता है बैरियर मेथड। In this method, ovum and sperms are prevented from meeting physically with the help of barriers. इसमें ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोका जाता है with the help of barriers. Such methods are available for both males and females. Condoms and the barrier made of thin rubber are the barrier made up of thin rubber latex sheet used to cover the penis in male and vagina and cervix in female. तो कॉन्डम जो है ये एक बैरियर मेथड है, थिन रबर लेटेक्स शीट से ये बना होता है। मेल्स में ये पेनिस को कवर करता है और फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स को जस्ट बिफोर द क्वाइटस, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना कर सके। दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन। Nirod is a popular brand of condom for male. Use of condom has increased in recent years due to its additional benefits and protection the user from contrasting SITs and AIDS. Sexually transmitted diseases और AIDS से भी ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ इंक्रीज़ हो गया है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल हैं, सेल्फ इंसर्टेड है और देयर बाय एक प्रिवेसी प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, क्योंकि सेल्फ इंसर्टेबल है इसलिए प्रिवेसी भी प्रोवाइड कर देते हैं। डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि रबर से बने होते हैं एंड दे आर इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स। सर्विक्स को कवर करने के लिए, ये फीमेल्स के लिए हैं तीनों, सर्विक्स को कवर करने के लिए ये काम आते हैं। दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। एंट्री ही नहीं होने देते स्पर्म्स की सर्विक्स के थ्रू, इसलिए कंसेप्शन को ये इस तरीके से प्रिवेंट करते हैं। दे आर रीयूजेबल, जो कॉन्डम्स थे वो डिस्पोजेबल थे, वहीं ये तीन जो हैं वो रीयूजेबल हैं। स्पर्मेसिडिकल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कंट्रासेप्टिव। अगर स्पर्मेडिकल क्रीम्स जो हैं, जेलीज हैं, ये सब यूज़ किया जाए अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स तो ये काफ़ी ज़्यादा
इनकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं. Another effective and popular method is used of intrauterine devices. Intrauterine devices का यूज़ करना. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Vagina के थ्रू यूट्रस में IUDs इंसर्ट किए जाते हैं. ये सेल्फ इंसर्शन नहीं होती, डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट नर्स के थ्रू होती है. अब ये कितने टाइप, एक तो हो सकती है नॉन मेडिकेटेड IUDs जिसकी एग्जांपल है लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs जिसकी एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और कुछ हार्मोन रिलीजिंग IUDs जिनकी एग्जांपल है प्रोजेस्ट्रेट, LNG-20. 3 तरीके की हो गई, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग. IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus. जो नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं ये फैगोसाइटोसिस होता है मतलब खा जाना, ख़त्म कर देना. फैगोसाइटोसिस हो कर देता है स्पर्म्स का यूट्रस में ही. अब ख़त्म कर देना स्पर्म्स को, फैगोसाइटोस कर लेना, इनगल्फिंग कर लेना स्पर्म्स की यूट्रस में ही. कॉपर रिलीजिंग, कॉपर आयन रिलीज्ड suppress the motility and fertilization capacity of sperms. अब जो कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं इनकी जो कॉपर आयन्स जब रिलीज़ होती हैं तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है और उसकी फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी कम कर देते हैं. और जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है दैट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को ही अनसूटेबल कर देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन. एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म्स, सर्विक्स को भी अनफेवरेबल कर देते हैं फॉर द स्पर्म्स. IUDs are the ideal contraceptives for females who want to delay the pregnancy or space in between the children. ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, काफ़ी यूज़ किया जाता है. Oral administration of small doses either of progesterone or progesterone and estrogen combination is another contraceptive method used by female. They are used in form of tablets and are popularly called as pills. पिल्स ली जाती हैं फीमेल्स के द्वारा जो कि जहाँ तो स्मॉल डोजेस होते हैं प्रोजेस्ट्रोजन के या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं उन पिल्स में. Pills have to be taken daily for a period of 21 days. 21 days के लिए रेगुलरली लेनी होती हैं. प्रेफरेबली स्टार्ट कर देना चाहिए विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन होते हैं तभी इन पिल्स को स्टार्ट कर देना चाहिए. और गैप देना चाहिए 7 days का ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, जिनमें मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है उन 7 दिनों का बस गैप देना होता है. और उसके बाद ही जैसे ही न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है विद इन 5 days इसको लेना, पिल्स को फिर स्टार्ट कर देना होता है. It has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. जब तक conception को prevent करना होता है तब तक यही तरीका बार बार दोहराना होता है. It inhibit ovulation and implantation. Ovulation होना और implantation होना ये दोनों को ही inhibit करता है और alter करता है the quality of cervical mucus to prevent and retard the entry of sperm. सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी जो है काफ़ी थिक कर देता है ताकि एंट्री ऑफ स्पर्म हो ही ना पाए, स्पर्म्स वहीं फंस जाएं. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स. इसके बहुत ही ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पिल्स के, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हैं. सहेली इज़ अ न्यू ऑरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेनिंग अ नॉन स्टेरॉइडल preparation. It has to be taken once a week.
with a very fewer side effects and high contraceptive value. अब सहेली एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें नॉन स्टेरॉयडल है ये, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं है, और जहाँ की बाकी पिल्स 21 डेज़ खानी पड़ती हैं, ये वंस अ वीक ही खानी पड़ती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और काफ़ी हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू भी है इसकी. प्रोजेस्ट्रोजन alone or in combination with the estrogen is used by female as an injection or implants under the skin. प्रोजेस्ट्रोजन के या तो इंजेक्शन दिए जाते हैं या इम्प्लांट्स दिए जाते हैं स्किन में, एक छोटा सा कट लगा के उसके अंदर इम्प्लांट, जैसे कि ये इम्प्लांट्स हैं, इस चीज़ को स्किन के अंदर डाल दिया जाता है हल्का सा कट लगा के. ये भी सिमिलरली पिल्स की तरह ही काम करते हैं. दे आर इफेक्टिव पीरियड इज़ मच लॉन्गर. होते पिल्स की तरह ही काम करते हैं पर इन इफ़ेक्ट का पीरियड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है. Administration of progesterone and progesterone estrogen combinations or IUDs within the 72 hours of coitus have been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected protected intercourse. अब अगर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में या अकेला प्रोजेस्ट्रोजन या आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस फीमेल को इंजेक्ट कर दिया जाए या दे दिया जाए तो ये प्रिवेंट कर सकता है कंसेप्शन को, यानी कि प्रेगनेंसी को, इन रेप केसेस या फिर प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में. नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन. It is generally advised for the male-female partner as terminal method to prevent any more pregnancies. ये सर्जिकल मेथड है, फर्दर प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए करा जाता है. सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन. गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट्स ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं. जैसे यहाँ पर ओवम होना था, इस पाथ से होते होते इसने फेलोपियन ट्यूब से होते होते यूट्रस तक पहुँचना था, तो उन्होंने फेलोपियन ट्यूब में ही कट लगा दिया और सिलिकॉन रबड़ से इन दोनों को बांध दिया. तो जो ओवम है वो यहीं रुक जाएगा, वो यूट्रस तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और जो स्पर्म भी अगर आएगा तो वो यहीं ब्लॉक हो जाएगा, वो ओवन तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही कट लगा दिया गया है. इससे फिर जो है कंसेप्शन नहीं हो पाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो स्पर्म्स है वो वास डिफरेंस से आगे पहुँच ही नहीं पाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे. स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स इज़ कॉल्ड एज वेसोटोमी. मेल्स में जो स्टेरिलाइजेशन की जाती है उसे वेसोटोमी कहते हैं. फीमेल्स में जो की जाती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं. वेसोटोमी में किया क्या जाता है, वास डिफरेंस इज़ रिमूव्ड और टाइड अप. यहाँ तो वास डिफरेंस रिमूव कर दी जाती है, यहाँ फिर उसको कट करके सिलिकॉन रबड़ की हेल्प से टाई अप कर दिया जाता है. स्मॉल इंसीजन लगाया जाता है स्कॉट्रम में. स्कॉट्रम जो होता है उसमें हल्का सा इंसीजन लगा के ये सारी सर्जरी हो जाती है. वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड. छोटा सा पार्ट फेलोपियन ट्यूब का रिमूव कर दिया जाता है और बाकी को टाई अप कर दिया जाता है. छोटा इंसीजन लगाया जाता है एब्डोमिनल रीजन में या फिर थ्रू वेजाइना किया जाता है. दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर. है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है क्योंकि सर्जिकल मेथड है, पर इनकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही पुअर है. It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professional. हमेशा एक मेडिकल प्रोफेशनल को पूछ के ही ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. One must remember that the contraceptive are not regular requirements for maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception and pregnancy.
ये कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी को यानी कि कंसेप्शन को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए, या फिर अगर किसी पर्सनल रीजंस की वजह से कोई स्पेस उनको प्रोवाइड करनी हो तो। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दिस मेथड हैव सिग्निफिकेंट द रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने बहुत हेल्प की है कंट्रोल करने की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफ़ेक्ट्स, अब हर एक चीज़ की इल इफ़ेक्ट्स होती हैं। इसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती हैं? नोज़िया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर तक भी हो सकता है। दो not very significantly should not be totally ignored। कहते हैं इसको रेगुलरली भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा यूज़ करना, और टोटली इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, मॉडरेशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है MTP, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Intentional or voluntary termination of pregnancy before the full term is called as medical termination of pregnancy or induced abortion। voluntarily अपने खुद से टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी को बिफोर द फुल टर्म, उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नियरली 40 to 45 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। 40 से 50 मिलियंस तक, 45 से 50 मिलियंस तक MTPs पूरी दुनिया में हर साल होती हैं, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन द ईयर। देखने में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा लगता है, पर असलियत में है कितना? सिर्फ 1/5 ही है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। जो पूरे साल में कंसीव्ड प्रेगनेंसी का नंबर है उसका 1/5 है ये MTP परफॉर्म होने का नंबर। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज MTP or not is being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। काफ़ी सारे देशों में अभी तक यही डिबेट चल रही है कि इसे लीगलाइज करना सही है या नहीं सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। MTP इंडिया में 1971 में लीगलाइज कर दी गई थी विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड द मिसयूज़। अब हर चीज़ का मिसयूज़ भी हो सकता है, इसलिए इस पर कुछ कंडीशंस लगा दिए गए थे, और उन कंडीशंस के साथ इसे लीगलाइज कर दिया गया था। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेशन और इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। अब एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता लग जाता था, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती थी, इसलिए इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स बहुत बढ़ना शुरू हो गया था, इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। Why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancies, either due to casual unprotected intercourse or the failure of contraceptive during the coitus or rape. MTPs are also essential in certain cases where the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or fetus or both। MTPs जो है वो इम्पॉर्टेंट, वो क्यों यूज़ की जाती है? ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से दूर होने के लिए, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, या फिर ड्यूरिंग द रेप्स और समथिंग अगर कंसेप्शन हो गया तो उन सब से दूर होने के लिए, और या फिर अगर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल है बेबी के लिए और एज वेल एज मदर के लिए, तो इसलिए MTPs जो है वो यूज़ करी जाती हैं।
MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब इसका भी कोई टाइम होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अंडर द 12 अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है MTP सेफ है। उसके बाद सब सेकेंड ट्राइमेस्टर आ जाता है, अबॉर्शन तब करवाना बहुत ज़्यादा रिस्कियर होता है। ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड observed is that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks। मेजॉरिटी जो MTPs हैं वो इलीगली करी जाती हैं फॉर फीमेल फीटिसाइड्स और अनक्वालिफाइड डॉक्टर से ही जाकर करवा ली जाती हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज़ कर लेना ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन हो सके, और अगर जो फीटस है वो फीमेल है तो MTP करके उसे मार दिया जाए। इट इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, और ये इलीगल है। Such practices should be avoided because this is dangerous for both the young mother and the fetus. Effective counseling on needed to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy condition. अगर इफ़ेक्टिव काउंसलिंग दी जाए उन्हें अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस को अवॉइड करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, तो ये जो अनहेल्थी ट्रेंड है ये काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दैट इज SITs। इन्फेक्शन और डिसीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स दैट आर कॉल्ड एज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर इन्हें वेनेरियल डिसीजेज भी कहा जाता है। RTI भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें आ जाता है गोनेरा, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वार्ट्स, क्लैमिडियासिस, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B और HIV, जो कि आगे एड्स बना देता है। Some of the infections like hepatitis B and HIV could also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument, etc. with the infected person. हेपेटाइटिस B और HIV सिर्फ सेक्शुअली नहीं बल्कि नीडल्स का, अगर आपने कोई यूज्ड नीडल यूज़ कर ली है इन्फेक्टेड पर्सन की, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से नहीं सैनिटाइज किए गए, उनसे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है उससे जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होकर फीटस में आ गया तो ये हेपेटाइटिस B और HIV तब भी हो सकती हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिसीजेज आर completely curable if detected early and treated properly। अगर इन तीनों को छोड़ के बाकी डिसीजेज अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन जो हैं वो क्यूरेबल नहीं हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट आर माइनर इंक्लूडिंग इचिंग, हल्के हल्के सिम्टम्स होते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन होनी, स्वेलिंग होनी जेनिटल एरिया में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन भी एसिम्टमेटिक, फीमेल्स में हो सकता है सिम्टम्स हो ही ना, hence may remain undetected for long। Absence of or less significant symptom in early stages of infection and social stigma attached to SITs, यही आगे और बड़ी बड़ी होती है SITs बना देती हैं। Deter the infection person from going to timely detection and proper treatment। This could lead to complications later, which could include pelvic inflammation diseases, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility और even cancer in the reproductive tract। अगर इन्हें जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा गया, प्रॉपर मेडिकेशंस ना दी गई तो पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है
एक्टोटॉपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी आ सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. SITs are the major threat for the healthy society. Therefore, prevention or early detection and the cure of diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. Though all the programs are vulnerable to the infection, their incidences are reported to be very high. अब किनको SITs बहुत ज़्यादा मतलब किस एज ग्रुप को जल्दी हो सकती है और बहुत हाई है किस एज ग्रुप में, वो है 15 to 24 की एजेस में. काफ़ी हाईली रिपोर्टेड है इन एज ग्रुप्स के बीच में. द एज ग्रुप विच यू ऑल्सो बिलोंग. देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल. वन कुड बी फ्री ऑफ दीज अगर उसने ये 3 प्रिंसिपल्स अपनाए. वन इज़ अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें. इन केस ऑफ डाउट you should go to a well qualified doctor for the early determination. Next topic, last topic है which is infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world including India are infertile. काफ़ी couples जो हैं वो infertile हैं. That is, they are unable to produce a child in spite of unprotected sexual cohabitation. Unprotected sexual intercourse के बावजूद भी वो unable हैं child को produce करने के लिए. समरी में दिया हुआ है कि अगर एक कपल 2 years के लिए 2 साल से unable है प्रोड्यूस करने के लिए चाइल्ड को इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, तो वो कपल को क्या कहा जाएगा? इनफर्टाइल. 2 years जो है वो एक टाइम स्पैन दिया हुआ है, ये समरी में दिया हुआ है. द रीज़न फॉर दिस कुड मे बी फिजिकल, कोजेनिटल डिसीजेस, ड्रग्स, इसके रीजंस ये सब हो सकते हैं, और इवन साइकोलॉजिकल. इन इंडिया ऑफ्टन फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस. इंडिया में फीमेल्स को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है फॉर बीइंग चाइल्डलेस अगर एक कपल चाइल्डलेस है. बट होता क्या है, प्रॉब्लम्स ज़्यादातर होती मेल पार्टनर्स में है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं इनको डायग्नोस करने में. However, such corrections are not possible. The couples could be assisted to have child through certain special techniques which are commonly known as assisted reproductive technologies, that is ART. In vitro fertilization, IVF, fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body. ये फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर कराई जाती है और उसे सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिस तरीके की बॉडी में होनी चाहिए ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट इज़ ET, इज़ वन ऑफ द सच मेथड्स. उसके बाद एम्ब्रियो की ट्रांसफ़र कर दी जाती है मदर के अंदर, बॉडी के अंदर. इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं. ओवा फ्रॉम द वाइफ और द डोनर विच इज़ अ फीमेल एंड द स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर विच इज़ अ मेल आर collected and are induced to form a zygote. Under stimulated conditions in a laboratory, तो इन दोनों को फ्यूज़ कराया जाता है ओवा और स्पर्म को लेबॉर्ट्री के अंदर ही. द zygote और अर्ली embryo with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tubes, that is ZIFT, zygote intrafallopian transfer, and embryo with more than 8 blastomeres उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दैट इज़ IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र.
तो जो जाइगोट डेवलप होता है जहाँ जो जिसको अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं, अगर तो वो अप टू द 8 ब्लास्टोमियर्स तक है तो उसको फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, दैट इज़ जिफ्ट। और अगर एम्ब्रियो जो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स है तो उसे डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, विच इज़ नोन एज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। बाकी फर्दर डेवलपमेंट जो होती है मदर वम्ब के अंदर ही होती है। Embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female, also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। अगर कोई फीमेल है उसे कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है बट उसकी बॉडी जो है वो बेबी के ग्रोथ के लिए प्रॉपरली फिट है और फर्दर डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन यूज़ होती है। Transfer of an ovum collected from the donor into the fallopian tubes, that is called as GIFT, gamete intrafallopian transfer, of another woman who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development is another method attempted। जिफ्ट में क्या होता है, एक ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल लिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरी फीमेल के अंदर जो कि ओवन प्रोड्यूस करने के लिए अनकैपेबल है। उसकी बॉडी ओवम प्रोड्यूस करने के लिए अनकैपेबल है बट सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बेबी जो है फर्टिलाइजेशन भी आराम से हो सकती है उसकी बॉडी में और बेबी की फर्दर डेवलपमेंट भी आराम से हो सकती है, बस उसकी बॉडी जो है ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो उसमें जिफ्ट मेथड काम आता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, दैट इज़ ICSI, is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है कि लेबोरेटरी में ओवम को स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculation could be corrected by artificial insemination, that is AI technique। अगर मेल में स्पर्म काउंट लो है या इनफर्टिलिटी है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू ये करेक्ट की जा सकती है। In this technique, the semen is collected either from the husband or from a healthy donor and is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, that is known as IUI, intrauterine insemination। स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू वेजाइना में या फिर यूट्रस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by a special professional or expensive instrument। ये टेक्निक्स बहुत ही एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट में जाती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल से ही होती हैं। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country। कम सेंटर्स हैं काफ़ी कंट्री में हमारी। Obviously, their benefits is affordable to only very limited number of people। और ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव काफ़ी है तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल ही जो हैं इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डेटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मैथड्स। तो जो अल्टीमेट इन सबका जो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं इनका एम तो एक ही है, टू हैव अ चाइल्ड। तो इंडिया में काफ़ी सारे ऑर्फन बच्चे हैं जो कि मैच्योरिटी तक सर्वाइव भी नहीं करेंगे अगर उनका ख्याल अच्छे से ना रखा गया तो लॉज जो इंडियन लॉज हैं उन्होंने परमिट कर दिया हुआ है
एक लीगल अडॉप्शन की, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो लीगली। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा गया है अगर कोई कपल जो है वो पेरेंट बनना चाहता है, पेरेंटहुड में जाना चाहता है। सो यहीं ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप you like this video. Like and subscribe my channel, and thank you so much for watching.